हेलो हेलो। सॉरी बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चल, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेटा, मटेरियल। आपको क्या मटेरियल मिलना है? एक होता है आपका रेगुलर स्टडी मैट, जिसमें आपको पढ़ना है। फिर बेटा, आप रेगुलर स्टडी मैट्स में तो पढ़ते ही हो, लेकिन सेकंड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चनर भी दिया जा रहा है। और चार्ट वर्कबुक जो बेटर रिटेंशन के लिए है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेगुलर मैट जो है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर बनाया गया है। और आपको जीएसटी के 2 मॉड्यूल मिलेंगे। और ये 2 मॉड्यूल ओके, यहाँ पे सिंप्लीफाइड आईडीटी सिंप्लीफाइड जीएसटी 1 मॉड्यूल और आईडीटी सिंप्लीफाइड जीएसटी 2। जैसे ये आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉड्यूल ओके, यहाँ पे ये जस्ट मिनट, हाँ, आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉड्यूल 1 ये रहा, ये आपको दिया गया होगा। और ये आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉड्यूल 2 आपको दिया गया होगा। साथ साथ में ओके, आपको जो है क्वेश्चनर्स भी दिए होंगे, जिसमें जीएसटी के जो क्वेश्चनर्स है ये 2 मॉडल दिए गए होंगे। और कस्टम्स के क्वेश्चनर का आपको कस्टम्स के क्वेश्चनर का एक मॉडल दिया होगा। और साथ साथ में कस्टम्स का रेगुलर मैट भी आपको दिया गया होगा। तो ये जो मटेरियल आपको मिला होगा, और ये आपको ओके, यहाँ पे चार्ट वर्कबुक जो है, यस, ये जो चार्ट वर्कबुक है, ये आपको चार्ट वर्कबुक के जीएसटी के 2 मॉड्यूल आपको दिए गए होंगे। इस तरह से वर्कबुक आएगी आपको, कलर वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह से वर्कबुक आएगी आपको। और ये आपको 2 मॉड्यूल जीएसटी के दिए गए हैं। अब देखो, हर मटेरियल बहुत अच्छे से आपके लिए डिजाइन किया गया है। हमारा रेगुलर मैट जो है, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में दिया गया है विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। और जब हम ये रेगुलर मैट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा कि यस, ओके, बहुत अच्छे से समराइज करके सिंपल लैंग्वेज में लीगल जॉर्गन्स को हटा के पॉइंट वाइज मैनर में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में कस्टम्स, हाँ मैं ये बता दूं, कस्टम्स जितने मार्क्स का हमको है सीए फाइनल में, ओके, उसके हिसाब से नोट्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके बनाई है, पर 15 मार्क्स के लिए जितना आपने पढ़ना चाहिए और जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए कस्टम्स का मॉड्यूल बनाया गया है। हाँ, यहाँ पे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, तो वो चैप्टर्स के सेपरेट वीडियो भी उनको दे दिया जाएगा और उसका मटेरियल भी उनको सेपरेटली दे दिया जाएगा उनके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में। अब आपका एक सवाल होगा कि सर वी स्मार्ट एकेडमी का लॉगिन कैसे यहाँ पे क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा लॉगिन ही नहीं है। तो चलो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके नाउ यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये सीए को अप्लीकेबल है एज वेल एज सीएमए को, दोनों को अप्लीकेबल होगी। तो चलिए, ये हमने देखा रेगुलर मैथ्स रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन है इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। यस, हम क्वेश्चनर्स के ओके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको करना है। बिकॉज देखो बेटा, ये जो है ओके एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यहाँ ये विद इन टाइम हमें पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअली कवर करना है, साथ साथ में उसके क्वेश्चनर्स भी ओके जहां इंपॉर्टेंट वहां देखना है। और आपको भी मेरे साथ उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस बार का टारगेट रख पाएंगे आईडीटी 80 पार। ओके, तो यहाँ जो है ओके जीएसटी के 2 क्वेश्चन बुक आपको दिए और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बुक दिया गया है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू जो है आपके लॉगिन में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपके लॉगिन में नहीं भी मिलती है तो हमारे जो स्टडी मैट है, ये स्टडी मैट में आपको इंडेक्स में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगी। उस वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक के क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो तो आपको एमसीक्यू का भी उसमें ओके जो भी एडिशनल मटेरियल मैंने देना था उसमें एमसीक्यू का भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए हैं, कॉन्सेप्ट तो 100% पूरा अच्छे से होगा, प्लस हमने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपने भी सॉल्व किए हैं, इसके बेस पर आप एमसीक्यू का सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो था रिगार्डिंग टू एमसीक्यू था ना। अब जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो मेरी एक जीनी बुक आती है। अब ये जीनी बुक क्या होती है? ओके, जीनी बुक आती है जो स्पेशली क्वेश्चनर से रिलेटेड होती है। चलिए मैं आपको बता दूं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो
ये फ्री रिसोर्सेज फॉर सीए फाइनल आईडीटी, जिसको मैं जीनी बुक ऐसा नाम देता हूं। अगर आप यहाँ पे मई और नवंबर 25 एग्जाम के लिए क्लिक करोगे तो आपको जो है, हाँ सॉरी, आपको जो है अभी वो कंटेंट अपडेट हो रहा है, पर नवंबर 24 का मैं एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ जस्ट बताना चाहूँगा। क्वेश्चन है स्मार्ट बुक। अब ये क्वेश्चन है, जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो क्वेश्चन है स्मार्ट बुक आपको ओके मई 25 एज वेल एज नवंबर 25 के लिए मिल जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन स्मार्ट बुक जो है, आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लिंक मिलेगी। ये लिंक को आपने क्लिक कर दिया, सॉरी, हाँ, ये पीएचपी को अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको, जैसा पहला चैप्टर लेता हूं, तो ये पहला चैप्टर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद ये डिजिटल स्मार्ट बुक आपके पास आ जाएगी। अब ये डिजिटल स्मार्ट बुक की लिंक ऑलवेज आपके पास होगी, ये सेव करके रख लेना। कभी आप ट्रैवल में हो, कभी बाहर हो और आपको रिवाइज करना है क्वेश्चंस, तो ये डिजिटल बुक आपके सामने है। अब ये क्वेश्चनर्स के बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, पर एक बात बता दूं, अब ये स्मार्ट बुक आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई क्वेश्चन है जो सर ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए है ओके, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो आपको उसमें डाउट आ रहा है या आपके इंटरप्रिटेशन जो है आपको लग रहा है कि कुछ तो मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने किया डिस्कशन पे प्ले वीडियो करके यहाँ आपको लिंक मिलेगी। ये देखो बेटा, यहाँ प्ले वीडियो करके आपको लिंक मिलेगी। जैसे ही आपने प्ले वीडियो क्लिक किया, ये वीडियो उस क्वेश्चन के डिस्कशन का आपके सामने आ जाएगा। ऐसी कंप्लीट मैंने बैंक बना के रखी हुई है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो यस ओके, तो डेली बेसिस पे मैं आपको कहूँ कि इतने क्वेश्चंस करना है, वो क्वेश्चंस आप क्वेश्चनर से कर लेना, और बाद में भी हमारा सिलेबस होने के बाद में भी जब भी आप क्वेश्चनर रिवाइज कर रहे हो और कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत जा रही है, तो डेफिनेटली ये ओके यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल बुक आपको हेल्प करेगी। चलिए नाउ, तो मैं जिनी बुक इसलिए कहता हूं कि आप मुझे याद करो, मैं आपके सामने आ गया वीडियो लेके, तो एग्जाम एंड तक कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली आप ये जिनी बुक देख सकते हो। चलिए, तो ये तो हुआ रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चनर की प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे होगे, कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चनर रेफर करना है। तो दोस्तों ये रहा रिगार्डिंग टू एमसीक्यू। चार्ट वर्कबुक, चार्ट वर्कबुक जीएसटी के यस फिजिकल कॉपी में आपको दे चुका हो, और कस्टम्स का अभी प्रिपरेशन में जो बना रहा हो, ये ओके कस्टम्स का कंप्लीटली प्रिंटेड आएगा और वो पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। तो कस्टम्स का आपको जो है ओके ये मंथ के एंड तक मिल जाएगा। अब जीएसटी की चार्ट वर्कबुक मैं आपको बता दूं, ये ओपन स्पेस है बेटा ओके, ये ओपन स्पेस बहुत जगह मैंने रखी हुई है जहां हमें लिखना है, तो राइटिंग स्पेस मैंने रखी हुई है ओके। पार्टली चार्ट प्रिंटेड है, पार्टली वहां पे ओपन स्पेस रखी है फॉर राइटिंग। तो यस, क्लास में मैं ये सब राइटिंग आपसे करवा लूंगा, प्लस इसके फिलअप चार्ट जो भी आपने राइट किया हुआ है उसके फिलअप चार्ट भी आपको दे दूंगा। लेकिन आपको क्लास में मेरे साथ ही कंप्लीट करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। अभी मैंने ये जो ओपन स्पेस राइटिंग बुक, मैं इसको वर्कबुक कहता हूँ, ये वर्कबुक मैंने रेगुलर बैच में यूज की थी जो जस्ट रिसेंटली 4-5 दिन पहले खत्म हुई। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है, रियली बहुत अच्छा फीडबैक है, और यहाँ पे उनको मैपिंग करने आसान जा रहा है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट वो लिख कर देख रहे हैं ओके, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प हो रहा है। तो ये ओके चार्ट वर्कबुक मैंने डिसाइड किया कि आपको भी प्रोवाइड करो, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला था तब मैंने ये कहा था कि मैं आपको प्रिंटेड दूंगा, लेकिन फिर बाद में रेगुलर बैच का फीडबैक देख के मैंने ये डिसाइड किया कि आपको भी मैं वर्कबुक दूं और आपसे भी लिखवा के लूं, सो दैट आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और फिर फिलअप का, तो इसका फिलअप चार्ट जो है मैं इसका पीडीएफ आपको आपके लॉगिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो तो आपके पास रहेगा। लेकिन आपने अपने हाथ से लिखे हुए चार्ट्स ओके, मजा ही कुछ अलग है, आपकी बहुत फास्ट रिवीजन उसमें हो जाएगी। तो ये जो है रिगार्डिंग टू चार्ट वर्कबुक हमने ये देखा ओके। और कस्टम्स की तो कंप्लीटली प्रिंटेड आपको आ जाएगी, इस मंथ एंड में रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा मटेरियल से रिलेटेड मैंने आपको बताया।
उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप May 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे होगे, सुनना मेरी बात, May 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं और November 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, अगर ये May 25 के अपीयर हो रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2024 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होती है। ओके, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024, ओके, साथ साथ में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और ओके यहाँ पे रूल्स 31 अक्टूबर तक के आपको कवर कर लिए जाते हैं ना। अब यस, ये जो ईओ बैच डिजाइन हुआ है ये यहाँ पे May 25, ओके, मैं कह दूं कि May 25 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो सारी अमेंडमेंट्स जो मैं इसमें कवर कर रहा हूं वो May 25 अटेम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे कवर कर रहा हूं, ठीक है, डन। अब दोस्तों अगर आपका अटेम्प्ट November 25 है तो आपको अमेंडमेंट अप्लीकेबल होती है अप टू 30 अप्रैल 25 तक की। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइनेंस एक्ट तो 2024 ही अप्लीकेबल होगा, सुनना, फाइनेंस एक्ट 2024 ही अप्लीकेबल होगा, पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर और रूल्स और फाइनेंस एक्ट की कुछ प्रोविजंस जो है जो अक्टूबर के बाद इन्फोर्सेबल होने वाली है वो आपको अप्लीकेबल होगी। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या हमें अमेंडमेंट्स के कुछ लेक्चर्स अलग से करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, 2-3 लेक्चर्स जो है अमेंडमेंट्स के आपको अलग से करने पड़ेंगे जो मिड ऑफ अगस्त तक आ जाएंगे। सर अमेंडमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या? कॉन्सेप्ट में ओके हमारे ओके हिल जाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट पूरे बदल जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अमेंडमेंट्स ऐसा नहीं होता है कि एक्ट ही बदल गया। अमेंडमेंट छोटी छोटी होती है, कोई सेक्शन में 1-2 लाइन बदल गया, ऐसे कोई सेक्शन थोड़ा रिवाइज हो गया, ओके, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जो है वो रिवाइज हो गए। अब आपको एक बात बता दूं, फाइनेंस एक्ट 2024 की मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स जो मेरे को अप्लीकेबल हो तो मैं कवर ही कर रहा हूं। हाँ, फाइनेंस एक्ट 2024 की कुछ ही अमेंडमेंट्स ऐसी है जो अक्टूबर के बाद एनफोर्सेबल है और नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, तो ये 2-3 दिन में कॉन्फिडेंटली हम अच्छा कवर कर लेंगे। इसलिए अगर आप November 25 के लिए अपीयर होने वाले हो तो कोई डरने की बात नहीं। ओके, ये जो सेशन है, ओके, ये सेशन आप कर लेना और 2-3 दिन की अमेंडमेंट्स बाद में कर लेना, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपका अगर सिलेबस अभी खत्म हो गया तो अमेंडमेंट्स तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं जब अमेंडमेंट्स पढ़ाता हूं तभी आपको बताता हूं कि पुरानी प्रोविजन क्या थी और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स इसमें आपकी कवर हो जाएगी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर जो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं इसमें पेपर 5 एंड पेपर 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली सीए फाइनल में जैसे आईबीएस का पेपर इस बार था तो पेपर 6 का में भी टैक्सेशन पार्ट डीटी और आईडीटी मिला के 25 मार्क्स के आसपास आ जाता है, टैक्सेशन वाला पार्ट। तो क्या उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा? यस, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा। तो दोस्तों हमारा डिजाइन कैसे होगा? 120 आवर्स का हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन है और 15 आवर्स जो है, ओके, मैं यहाँ पे इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ में लेने वाला हूं हर टॉपिक खत्म होने के बाद। तो मैंने 15 आवर्स एक्स्ट्रा रखे हैं जिससे आपको एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाए, यस आईडीटी में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर 5 और पेपर 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए ओके ये पूरा आईडीटी का डिस्कशन डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ उसके बाद में नेक्स्ट आपका सवाल होगा कि सर डाउट्स कैसे एंटरटेन हो गए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डाउट्स आप हमारे ऐप पे पूछो। ओके, अब सर ये ऐप जो आपको मोबाइल ऐप लेक्चर देखने के लिए आपको इंस्टॉल करना है, उसमें ही अगर आप स्टार्ट करते हो तो Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर होता है, तो उसमें अगर आप क्लिक करते हो ओके तो यस आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी पूरी जीएसटी रिसर्च टीम आपके ऐप से कनेक्टेड है और वो कंप्लीटली ट्रेन है, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पिछले 4-5 साल से मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पूछो, अगर उनको ऐसा उनके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको कह सकते हो कि ट्रांसफर टू सर, और फिर वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है एंड आई विल एंटरटेन दैट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे केस में ऐप में ही हो सके उतना ऑडियो में पूछो, लिखो मत, क्योंकि आपके बहुत सारी राइटिंग समझ में नहीं आती है। ऑडियो में पूछो तो उसका एक ट्रेल रहता है, तो वो अगर आप ऐप में पूछोगे तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ये ऐप एंड्रॉयड में ही चलता है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो ये नहीं चलेगा, पर एंड्रॉयड में चलता है। उसके बाद में ओके मैं
कुछ स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आस्क टू डाउट में, पर मैं आपको फ्रैंकली कह दूं उसमें ट्रेल बिल्कुल नहीं रहता है। ओके, और समझ में नहीं आता है कि इसके पहले आपने कब क्वेश्चन पूछा, और आपके सारे मैसेजेस ओके स्क्रॉल हो जाते हैं। अगर आपको अपना अपना बेनिफिट करवाना है तो आप ऐप में पूछो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो आस्क टू सर में, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ ट्रैक नहीं रह पाएगा। ऐप में जितना ज़्यादा आप सवाल पूछ सकते हो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद में टेलीग्राम लिंक, आपको टेलीग्राम लिंक कहाँ से मिलेगी? तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपने हमारे वेबसाइट से कोर्स बाय किया होगा vsmartacademy.com से, तो आपका लॉगिन क्रिएट हो गया होगा। उस लॉगिन में जाओ, और उस लॉगिन में जाने के बाद वहाँ स्टडी ग्रुप, ज्वाइंट स्टडी ग्रुप होगा। ओके, वो ज्वाइंट स्टडी ग्रुप आप में टेलीग्राम लिंक ली दी है, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। आपने अगर हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से कोर्स बाय किया होगा तो आपको हमारे वेबसाइट पे आना पड़ेगा vsmartacademy.com, और वेबसाइट पे आने के बाद ओके आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर हम लॉगिन कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपने वो ईमेल आईडी जिससे कोर्स बाय किया था किसी भी पोर्टल पे, वो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और रिसेट पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। आपका पासवर्ड जो भी आपको डालना है डाल दीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और आपका लॉगिन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको स्टडी ग्रुप, सारी इंफॉर्मेशन दी है, केयरफुली पढ़ना, स्टडी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन करना, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन का जरिया वो स्टडी ग्रुप ही रहेगा। तो वो स्टडी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ओके, और यहाँ पे इंस्टाग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, जिसके ऊपर मैं बहुत सी बार ओके यहाँ पे डेली क्वेश्चन सीरीज ऑफ जीएसटी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो करंट इश्यूज है डालता हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो इंस्टा मेरा CA_विशाल_भट्टड़, ये इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आपने ऑर्डर दिया होगा, नोट्स आने को टाइम लगता है, 5-6 दिन टाइम लगता है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं आती है ओके, तब तक जो है आपके लॉगिन में मैंने मटेरियल दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, तो तब तक वो रेफर करो। हाँ, अब चार्ट वर्कबुक जो है, अब चार्ट वर्कबुक का क्योंकि पेज जो है उसकी अराउंड मेरे हिसाब से A3 साइज होगी ओके चार्ट वर्कबुक की, तो वो पेज पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो निकाल लेना, नहीं तो अभी जो है आपकी नोटबुक में रफ लिख लेना और उसके बाद में आपने फेयर कर देना। मैं फिलअप चार्ट भी आपको दूंगा तो बाद में आपने फेयर कर लेना, लेकिन यस तब तक आपको सपोर्ट रहेगा। पहले 3 चैप्टर का आपका मटेरियल पीडीएफ जो है आपके लॉगिन में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपको यहाँ पे पूरा कोर्स और मटेरियल किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो, अब दोस्तों आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल गए होंगे। अब कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस ग्रुप में पूछ रहे हैं या ऑनलाइन पूछ रहे हैं तो वो लिख के रखे हैं, और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लेना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन, सर ये जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है कंप्लीटली रिकॉर्डेड आएगा? तो यस बेटा, ये आपको रिकॉर्डिंग मोड में ही मिलेगा। ओके, देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है, ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिजाइन किया है जिनका ऑफिस में जीएसटी का वर्क अच्छा हो गया है, या फिर ओके जिन्होंने इंटर में अच्छा किया था ओके और एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस है या फाइनल लेवल पे, और उनके पास अब टाइम की कमी है, तो बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम वो जीएसटी अच्छे से करना चाहते हैं और एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच डिजाइन किया हुआ है। और जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच ओके स्टूडेंट रिकॉर्डेड मोड में ही लेते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं ओके जैसा उनको ठीक लगे। ओके, तो यहाँ पे ओके मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी कभी कोई स्टूडेंट जो है स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने के लिए एक रीजनेबल टाइम होना जरूरी है, पर ठीक है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हो तो इट्स ओके। ओके, इसलिए ये रिकॉर्डेड मोड में ही ये कोर्स दिया जाएगा। हाँ, मैं इसमें यहाँ पे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बैच का डिजाइन आप कैसे किया मैं बता देता हूँ। ओके, मैं ये लेक्चर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जो भी मेरा कंफर्ट होगा, और एवरीडे इवनिंग में आपको ये लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। अब ये लेक्चर्स में देखो बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि
ओके कुछ लेक्चर्स कुछ टॉपिक्स मैं रिकॉर्ड करूंगा जो मुझे लगता है कि यस आपके बैच के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा इनडेप्थ में होना चाहिए, तो वो टॉपिक्स की अभी जो मैंने रिसेंट 5 दिन पहले बैच खत्म किया हमारा आईडीटी रेगुलर बैच, उसके टॉपिक्स लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो आप उतना ही डेप्थ में होना चाहिए। और हर अच्छा टीचर ये करता है कि उसको समझता है कौन से टॉपिक डेप्थ में जाने चाहिए और कौन से टॉपिक आपका थोड़ा यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से जाने चाहिए। आप डीटी देखो या कोई भी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो रेगुलर के टॉपिक्स आपको इन डेप्थ में जाने के लिए कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो मैं भी ऐसा पूरा यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करूंगा, कुछ एग्जिस्टिंग बैच के कुछ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो रिकॉर्डेड सेशन के हैं। तो जो बैच में रिकॉर्ड हुए हैं, तो इस तरह से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच डिजाइन होगा। अब कस्टम जो है 15 मार्क्स का वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कस्टम्स का जो 15 मार्क्स के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 लेक्चर्स है, वो कस्टम्स के लेक्चर्स जो है मैं आपके डाउनलोड फोल्डर में डाल दूंगा। तो वो कस्टम्स के लेक्चर आपको देखना है तो साथ साथ में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं सर कि आप डेली जीएसटी का एक लेक्चर अपलोड करोगे जो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का होगा, हमें टाइम है और हमें और साथ साथ में लेक्चर देखना है, तो कस्टम्स के लेक्चर्स जो है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए रेगुलर बैच के, तो वो जो कस्टम्स के लेक्चर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो अगर आपको साइड बाय साइड देखना है तो आप देख सकते हो। तो इसका डिजाइन कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ दो, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए ये मेरी गारंटी, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा और आपका विद इन टाइम जो है बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। फिर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारी टेस्ट होगी क्या? बिल्कुल टेस्ट होगी, अराउंड 4 टेस्ट होगी आपकी, मैं कह रहा हूं 4 टेस्ट होगी जिसके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट कहां प्रोवाइड होगी? तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक टेस्ट का सेक्शन है, तो वो टेस्ट के सेक्शन में जाके आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और आंसर शीट भी मिल जाएगी। मोस्टली ये संडे को हम कवर करेंगे, तो संडे को जो है आपने यहाँ पे ये टेस्ट पेपर और आंसर सॉल्व करना है। और अगर कोई टेस्ट पेपर मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो वो डिस्कशन भी कर लूंगा, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, वो एक सेपरेट डिस्कशन आपका किया जाएगा। ओके सर, इवैल्यूएशन होगा का टेस्ट पेपर का, तो मैं अभी तो कहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ, अभी फिलहाल मैं कोई कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, पर इवैल्यूएशन अगर पॉसिबल हुआ तो उसका भी मैं ट्राई करूंगा, पर अभी फिलहाल कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहूंगा। नाउ एक सवाल आपका ये भी आता है कि सर क्वेश्चनर दिए गए, तो ये क्वेश्चनर का डिस्कशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपने जो क्वेश्चनर दिए है, ये क्वेश्चनर का डिस्कशन कैसे करेंगे? तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चनर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स है, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेली बेसिस पे मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, ध्यान रखना 4 to 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, हमको पूरी प्रिपरेशन एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करना है, तो आपको भी मेरे साथ ये होमवर्क करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तो अगर आपका एफर्ट्स और मेरा डायरेक्शन ये कंबाइन हो जाए तो भाई साहब इस बार 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। सो दोस्तों, यस, क्वेश्चनर के डिस्कशंस कुछ मैं करूंगा, बहुत कुछ आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ, आपको भी रीड करना है, और मेरे डिजिटल बुक का तो सपोर्ट आपको रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि सर अगर हम स्टडी मैट पढ़ ले आपका और क्वेश्चनर्स पढ़ लें और चार्ट बुक तो आप करवाने वाले हो, इतना कर ले तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या? तो मैं आपको कहूँगा नहीं, इतना भी पढ़ लिया, टाइम ही लिमिटेड है बेटा, इतना भी पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। सो यस सर, बैच कब एंड होगी? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जनवरी एंड का प्लान रखना, आपकी प्लानिंग में जनवरी एंड का प्लान रखना। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि 20 to 25 जनवरी तक आपका बैच कंप्लीट कर दूं, लेकिन आपका पूरा प्लानिंग जनवरी एंड तक का रखना है आपको, ठीक है। पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 20 to 25 जनवरी के आसपास मैं आपका बैच खत्म कर दूं। सर, हाउ टू हैंडल एमसीक्यू? चैप्टर वाइज जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट हो जाए, हमारा डिस्कशन हो जाए, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और सेल्फ रीड करना है, करना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी लो, जिंदगी में जिम्मेदारी लोगे तो बहुत आगे पढ़ोगे, खुद की जिम्मेदारी लो, पास आपको होना है, तो आपको मेरे साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लेना है।
ओके सर, एक सवाल है कि सीएमए में सिलेबस सेम है क्या? बिल्कुल सेम है कि हम लॉ पढ़ रहे हैं भाई साहब। हाँ, कस्टम्स के एक दो टॉपिक आपको ज़्यादा है, उसके सेपरेट वीडियो और उसकी सेपरेट नोट्स आपके लॉगिन में दे दी जाएगी, और सेपरेट वीडियो की लिंक भी आपके लॉगिन में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में दे दी जाएगी। ओके, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपको थोड़ा अलग से करना है। बाकी बाकी सिलेबस 100% सेम है। मार्क्स अलोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्क्स अलोकेशन आपका कैसा रहेगा। और लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच 120 आवर्स का रहेगा, प्लस 15 आवर्स जो इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, प्लस ओके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर होने के बाद मैं आपके करवाने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 135 आवर्स यानी 120 प्लस 15 आवर्स, 135 आवर्स में हम ये अपना सिलेबस बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने देखा। तो चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। बस लास्ट एक बात कहना चाहूंगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच में यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट फील कर रहे होंगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और उनको रेगुलर बैच में भी कन्वर्ट करना हो, तो यस मैं करवा दूंगा। आप 5-6 दिन एग्जाम ओरिएंटेड बैच देखो, क्योंकि ये रिजनेबल टाइम में विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ओके, और विद इन सच लिमिटेड टाइम हमें ये बैच कंप्लीट करना है। तो ऐसे केस में अगर आपको रेगुलर में शिफ्ट करना रहा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा रेगुलर बैच में, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, जो नवंबर 25 के लिए एपेड होने वाले हैं, तो मैं उनको फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जिसके पास लिमिटेड टाइम है और उनको इस लिमिटेड टाइम में एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस लेना है, 60 प्लस मार्क्स का एक कॉन्फिडेंस लेना है, उनके लिए है। ओके, और अभी क्या है बेटा, आखिरी आखिरी में आप भी कॉन्शियस होते हो, बहुत अच्छी एनर्जी आप में होती है, तो वो कोर्स हो जाता है। लेकिन जो नवंबर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर के लिए जाओ। आपने एग्जाम ओरिएंटेड लिया होगा, ओके, और आपको कन्वर्ट करना होगा, तो मैं रेगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। हाँ, पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। और आपका ऑफिस में जीएसटी अच्छा हुआ है, या कभी आपने सेल पढ़ा हुआ है, या आपका अच्छा होल्ड है जीएसटी पे, तो ठीक है, आप एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, नवंबर 25 की अमेंडमेंट्स के लिए आपको 2 से 3 लेक्चर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त आने वाले 25 में आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। इसके बाद में भी आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आस्क टू सर में पूछिए, तो मैं आपको वहां पे इसका रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, हमारा यहाँ पे खत्म होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा आईडीटी का सेशन। ठीक है बेटा?
पाठवले का? हा सर, पाठवते, मेलच करते. ठीक है. हाँ. हा, हो. हॅलो. रेग्युलर नाही आला मला, क्वेश्चनर आलाय. दोन्ही पाठवले सर. एकच मिनिट. रेग्युलर नाही आला. एक मिनिट, परत मेल चेक. चार्ट पण पाठवून दे मला. हा, चार्ट पीडीएफच करते चार्टची, ते पण लगेच. हा, ते एकाच मेल मध्ये सगळे पाठवून देशील चार्ट सेपरेट करून. पाठवलं सर, ईओचा मेल पण गेलेला आहे तुम्हाला. फर्स्ट 2 चॅप्टर म्हणजे कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय आणि इंट्रोडक्शन, दोन्ही चॅप्टर पाठवले. कधी कधी पाठवले? एक मिनिट, सॉरी, मिलिंद सरांना गेला चुकून. हा, आता पाठवले सर तुम्हाला.
सर बघा आता. अजून तर नाही आला. रिफ्रेश केला. हां, पाठवलंय तर आता. तुझ्या ह्याच्यातून सेंड झालं का ते? झालं सर, सेंड पण झालं. आलाय. आला. याच्यात काय चार्ट्स पण पाठवले का? नाही, हे फक्त चॅप्टरच आहे, कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय आणि चार्ट तर सगळे इंट्रोडक्शन. एका सोबतच पाठव, मॉड्यूल 1 हो, आणि तेच मॉड्यूल 2. पीडीएफच करते आता चार्टची. मॉड्यूल 1 पूर्ण एकत्र पाठवते. हे 3 फाईल कशाच्या आहे याच्यात? याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन स्प्लिट आहे आणि दुसरं आहे ना, ते जास्त पानं होती ना, म्हणून कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय 2 ह्याच्यात पाठवले, पार्ट 1 पार्ट 2. अच्छा, हा. ठीक आहे, पाठव चार्ट. हा. हा, लगेच पाठवते. हॅलो.
चलो, तो अब आते हैं मॉड्यूल 1 पे, और मॉड्यूल 1 के इंडेक्स पे आ जाओ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये सवाल होते हैं कि सर जो आप लिख रहे हो स्क्रीन पे, इसका स्क्रिबल नोट्स बनाए क्या? तो मैं आपको ये बता दूं, स्क्रिबल नोट बनाना मैं आप पे छोड़ देता हूँ। हाँ, पर आप बनाओगे तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होता है, पर मेरे स्पीड में बनाना पड़ेगा। आप अटेंटिव रहते हैं तो स्क्रिबल नोट्स आप क्लास में पूरे अटेंटिव रहे और उस टाइम में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे ग्राफ्स हो जाए, उसके लिए डेफिनेटली हेल्प करती है। पर वो स्क्रिबल नोट बाद में रिवीजन वगैरह के लिए तो के यूज़ करना नहीं है, क्योंकि रिवीजन के लिए हमारे चार्ट बुक है। हाँ, आपने अच्छे से लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रिबल नोट पे इतना एम्फसाइज नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा, एक नोटबुक अपने साथ रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चार्ट्स पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में याद आया तो मैंने आपको नोटबुक में लिखवा दिया और बाद में आपने चार्ट बुक में उसको अटैच कर दिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो एक नोटबुक 100-200 पेजेस की आपके पास साइड में रखना है। स्क्रिबल आपको करना है तो आपकी मर्जी, पर करोगे तो ज़्यादा अटेंटिव रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी से। आर यू रेडी? यस और नो? जोर से बोलो, हाउस द जोश? हाय सर। चलिए, सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीएसटी में मॉड्यूल 1 में टोटल मैंने 8 चैप्टर्स लिए हैं। ओके, और ये मॉड्यूल 1 को अप्रोक्सीमेटली हमको 60 आवर्स के आसपास लगेगा, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स इंटरप्रिटेटिव चैप्टर्स है, और मॉड्यूल 2 में प्रोसीजरल ओरिएंटेड चैप्टर्स है जीएसटी के। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ, नेक्स्ट कंपोजिशन लेवी, नेक्स्ट एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इतने चैप्टर्स हम इस मॉड्यूल 1 में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट है, सॉरी। हाँ, फिर अगर हम यहाँ पे, मैंने सेक्शन वाइज भी इंडेक्स दिया है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पूरा आपको सेक्शन वाइज इंडेक्स मिल जाएगा, क्लैरिफिकेशन वाइज भी इंडेक्स मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे ये इंडेक्स बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको कोई क्लैरिफिकेशन, बहुत सी जगह मैंने एब्रीवेशंस यूज किए हैं, तो वो एब्रीवेशंस के मीनिंग क्या है ये भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो कभी कभी बुक पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगा कि यार इसका मीनिंग क्या होता है, ये एब्रीवेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद में हाँ, ये जो लिंक है क्यूआर कोड, ये आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। एमसीक्यू मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज चार्ट बुक भी मिल जाएगा जो हमारा फिलअप चार्ट बुक रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, अमेंडमेंट्स, सुपर 50 क्वेश्चंस, 1 डे बिफोर एग्जाम, और आरटीपी डिस्कशन, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कुछ अभी मिलेगा, कुछ धीरे धीरे जब एग्जाम आएगी तब इसमें अपडेट होगा, पर ये क्यूआर कोड में सब कुछ अपडेट हो जाएगा। डन 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 डन। हमारा स्मार्ट बुक, यस, क्वेश्चन या स्मार्ट डिजिटल बुक, जिसे मैं जिनी बुक कहता हूँ, वो भी इस क्यूआर कोड में आपको मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टा चैनल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो कर लेना। उसके बाद में ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स फॉर 80 मार्क्स, सिलेबस सेम है जो मैंने यहाँ दिया है, तो 80 मार्क्स का टॉपिक वाइज वेटेज कैसा आता है ये भी मैंने दिया है, और ये सीएमए स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स का है। थोड़ा टॉपिक वाइज वेटेज उनका चेंज हो सकता है, पर सारे यही टॉपिक है। कस्टम्स में हमने देखा, एंड देन मैंने थोड़ा एनालिसिस भी दिया है कुछ पास एग्जामिनेशन पेपर को देख के कि किस तरह से वो एवरेज पूछा जाता है। इसमें 2023 तक दिया है, 2024 अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, पर आप देख सकते हो और आप एनालिसिस बना सकते हो उसका। उतने तो आप मैच्योर्ड हो, पर एक एनालिटिकल टेबल भी मैंने दिया है। तो इस तरह हमारा इंडेक्स है, इस तरह से हमारा इंडेक्स है। चलो अब आ जाओ आप चैप्टर 1 पे, अब आ जाओ आप चैप्टर 1 पे, ठीक है। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जीएसटी फाइनल लेवल का अब स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें मोस्टली जीएसटी का प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्सिम हुए हैं, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ
ओके आईजीएसटी क्या है, और एक चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 ओके हम इसमें देखेंगे। अब देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट बेसिक है, रेयरली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कौन कौन से टैक्सेस सब्सिम हुए हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इंटर लेवल पे हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा मेन डिस्कशन तो नेक्स्ट सेशन से चालू होगा। आज जस्ट ये बेसिक आपके मटेरियल में दिया है, तो जितना बेसिक आपके मटेरियल में दिया हुआ है उतना कवर कर लेते हैं, और फिर जब मेन डिस्कशन चालू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, तो वो नेक्स्ट ओके सेशन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओके यहाँ पे तो जैसा पहला सवाल ये है कि व्हाट डू मीन बाय टैक्स। ओके टैक्स अरे क्या, बताओ फाइनल के बच्चों, टैक्स अरे क्या। टैक्स ये वर्ड अब थोड़ा इसको लर्न नहीं करना है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ही मैं टच करूंगा। हाँ, पर जहां कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एग्जाम के हिसाब से, भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो एग्जाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जहां जरूरी है वहां बिल्कुल स्लोली एब्जॉर्ब करके अच्छे से जाएंगे, डोंट वरी। पर जो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, वहां कॉन्सेप्ट को जो है मैं यहाँ पे आपको एक रिजनेबली गाइड करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो टैक्स ये वर्ड अंडरलाइन करते जाओ मेरे से। टैक्सो ये वर्ड से आया है, ये मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है ओके जो गवर्नमेंट लगाता है, और ये गवर्नमेंट पैसा अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री, डिफेंस, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करता है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ये बेसिक डिस्कशन है। उसके बाद में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है ओके, फाइनल लेवल पे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम अर्न एक्टिविटी, मतलब जो आप इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट इज डायरेक्टली पेड बाय पर्सन कंसर्न ओके। तो ये इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, पर यस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। उसके बाद में इट इज पेड आफ्टर इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, मतलब क्या, पहले इनकम टैक्स में पैसा आ जाता है फिर गवर्नमेंट को दिया जाता है, पर जनरली इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स और सर्विस ओके देने के पहले पैसा कलेक्ट होता है आईडीटी का। टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजी। एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेनली आपको कहो क्या दोस्तों, ओके यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को टोटली अलग रखना, इसका एक में से कोई कंसर्न नहीं है, एक में से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे अलग रखना है आपको। और डायरेक्ट टैक्स जो नेट इनकम बचा उस पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्राइस पे लगता है, जो आपने कस्टमर को प्राइस चार्ज की। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स है, तो इनकम टैक्स से तिजोरी टैक्स है, जो तिजोरी में पैसा डालोगे नेट इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स है, तो पेएबल बाय पर्सन कंसर्न। तो बहुत सी बार कॉन्सेप्ट ऐसे ओवरलैप होते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे। वैसे तो आपने ऑफिस में काम किया हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेप्ट ओवरलैप होते हैं कि भाई ये तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा है, यहाँ पे अलग है, कंफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स को बीच में ही मत लाना, इनडायरेक्ट टैक्स टोटली अलग है, बिजनेस टैक्स है, और आप जो सप्लाई करोगे उसके ऊपर टैक्स है, ये तो जानकारी आपको है ही। तो आपके सप्लाई पे आपको जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर दोस्तों अब आगे आते हैं आप, तो एक टैक्स हिरार्की जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होगी, डेफिनेटली इनकम टैक्स की फैकल्टी जो है आपने उन्होंने आपको टैक्स हिरार्की पहले सेशन में पढ़ाई होगी। और टैक्स हिरार्की क्या होती है, सेक्शन, सब सेक्शन, एक्ट, क्लॉज, सब क्लॉज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टैक्स हिरार्की में हम सबसे पहले बात करेंगे आवर सुप्रीम लॉ, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सुप्रीम लॉ है। और एक बात कहूँ कि आपको, ये फंडामेंटल लॉ है। इंडिया के जितने भी एक्ट बने हैं ओके हैव अ सोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक एंट्री नहीं होगी ना, इंडिया में कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो नाउ इट वाज यहाँ पे इट लेस डाउन द फ्रेमवर्क डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इट इज एडॉप्टेड असेंबली ऑन 2649 एंड पास हुआ 29 जनवरी 1950 को ओके, 26 नवंबर को, और कम इनटू इफेक्ट 29 जनवरी 1950।
ओके, यहाँ पे वैसे तो 26 को ही यहाँ पे इसको बेनिफिट में 26 को ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए 26 जनवरी ओके यहाँ पे हम मनाते हैं, और इफेक्टिव हुआ 29 जनवरी से। उसके बाद में इट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। अब देखो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा मेन लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां से सारे एक्ट का जन्म होता है। आई रिपीट, सारे एक्ट का जन्म होता है। उसके बाद में हम बात करें एक्ट की, तो एक्ट ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू पास एक्ट एट सेंट्रल लेवल। ओके, तो एक्ट जो बनता है सेंट्रल एज वेल एज आप लिख सकते हो स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और ये हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी या स्टेट असेंबली ये एक्ट पास करती है। पार्लियामेंट्री बॉडी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगी उसके सामने प्रपोजल रखा जाएगा और एक्ट पास होगा। ओके, और अगर कोई स्टेट लॉ हो गए तो स्टेट लॉ में हमारा विधानसभा ओके स्टेट लेजिस्लेचर वहां पे एक्ट पास होगा, स्टेट लेवल पे यहाँ पे पास किया जाता है। अब देखो एक्ट तो बन गया, तो पर एक्ट बनने के बाद ओके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होता है। मतलब क्या, देखो एक्ट में सारी चीजें कवर नहीं होती है। ओके, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ओके हमारा रूल्स बनाए जाते हैं। तो हर एक्ट में रूल बनाने की पावर दी है। जैसे ओके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल लॉ होगा, या आप लिख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू इशू रूल्स फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ओके, आप इनकम टैक्स में भी बहुत सारे रूल्स देखोगे, जीएसटी में भी आगे बहुत सारे रूल्स आएंगे। तो ब्रॉड पॉलिसी एक्ट में बन जाती है, लेकिन वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, और ये रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अंडर जीएसटी एक्ट इशू रूल्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हाँ, जीएसटी एक्ट में जो भी रूल्स इश्यू होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यहाँ जीएसटी काउंसिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जीएसटी काउंसिल ओके पहले रिकमेंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, फिर वो रूल्स पॉलिसीज रिकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसीज को रूल्स के फॉर्म में लेके आएगी। उसके बाद में रेगुलेशंस, रूल्स और डायरेक्टिव मेड are maintained by authorities CBIC. Okay, regulation is the rule और directive, ये एक रेगुलेशन एक डायरेक्शंस होती है और ये सीबीआईसी इशू करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज अ सुप्रीम पावर टू इशू सच रेगुलेशन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। ओके, लॉ को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किए जाए। रूल्स एक तरह की सब पॉलिसीज होती है, रेगुलेशंस एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होती है। जैसे ओके ऑफिसर्स के जुरिडिक्शंस क्या हो गए, ओके बहुत सी बार ऑफिसर कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से ऑफिसर के पास जाएगा, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली चीज ओके एक होता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जो है एक्ट के बाद बनाता है रूल्स, और एक होता है कि इन सारों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसा किया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली पॉलिसीज थ्रू होती है रेगुलेशंस। उसके बाद में नोटिफिकेशंस ओके इश्यू होते रिगार्डिंग टू एग्जम्पशंस एंड प्रोसीजर्स, जो यहाँ पे पावर गवर्नमेंट को दी है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। लास्ट सर्कुलर, भाई साहब जीएसटी में सर्कुलर्स बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारे हैं। सर्कुलर्स क्या होता है, जहां लॉ एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटीज है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहां पे सीबीआईसी अपने जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन इशू करती है कि भाई यह लॉ क्लियर नहीं है, इसलिए ये पॉलिसी फॉलो करो। और वो सर्कुलर जो है बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, इट इज इश्यूड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन in the area where law is ambiguous or lack of clarity, and these are circulated to maintain uniformity in law, especially area like valuation, classifications and rate. Okay, आगे लिखो, it is binding on department and not on taxpayer, तो इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड नॉट ऑन टैक्स पेयर। तो ये बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट क्या होता है, ये अगर कोई सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया तो वो डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एसएससी उससे अगर एग्री नहीं है तो उसका रिट पिटीशन
ओके एसएससी कोर्ट में फाइल कर सकता है, और एसएससी अगर उसका रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल करता है तो कोर्ट से डिसीजन ले सकता है, पर डिपार्टमेंट अपने ही सीबीआईसी सर्कुलर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं कर सकता। ओके तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू यहाँ पे सर्कुलर्स। तो एक बार समझ लेते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी पास हो गया 1950 में, एक्ट जो है यहाँ पे पार्लियामेंट बनाता है या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाता है, तो यहाँ पे ये पावर पार्लियामेंट के पास है सेंट्रल लेवल पे एक्ट बनाने की पावर, या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, या लेजिस्लेचर ऑफ क्या स्टेट, उनके पास ये पावर है एक्ट बनाने की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रूल्स ये सब पॉलिसीज होती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। रेगुलेशन से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं, ऑफिसर्स की पावर क्या है, फॉर्म्स कौन से हो गए, कौन सा फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, नोटिफिकेशन जनरली एग्जाम्शन या प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, एंड लास्ट सर्कुलर्स जो है वो डायरेक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शन होती है बाय सीबीआईसी टू देयर डिपार्टमेंट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। तो ओके ये एक बेसिक डिस्कशन था, एग्जाम में आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पहला चैप्टर बेटा आज के डिस्कशन का वो आप बहुत ही बेसिक है, जो आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, तो उतना चैप्टर अब क्या स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, फिर हमारा डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग आगे आगे होते जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमने देखा टैक्स हिरार्की, उसके बाद में चलिए अब आ जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंटर में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लेते हैं। जीएसटी एक सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म है। टैक्स रिफॉर्म क्यों कहते हैं इसको, क्यों इसको सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्यों कहते हैं? कि भाई सारे छोटे छोटे बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करो और एक ही इनडायरेक्ट टैक्स में लाओ, और मतलब लग्जरी टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह जो जीएसटी आने के पहले छोटे छोटे टैक्सेस थे, लोकल बॉडी टैक्स, एलबीटी, सबको खत्म करो और एक ही इनडायरेक्ट टैक्स लेके आओ, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद में नो डाउट जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है, मतलब नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये टैक्स सिर्फ गुड्स का नहीं होगा, ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों का होगा। थर्ड, अराउंड 160 कंट्रीज ने जीएसटी इंप्लीमेंट कर लिया है। ओके मतलब आइदर वैट फॉर्म में या जीएसटी फॉर्म में इंप्लीमेंट किया है। मेनी कंट्रीज लाइक यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम। ओके नाउ जैसे इंडिया में ड्यूअल सिस्टम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, पर कुछ कंट्री में ड्यूअल नहीं है, यूनिफाइड जीएसटी है, सिंगल जीएसटी है, जिसको नेशनल जीएसटी कहा जाता है, बस एक ही जीएसटी लगाओ, बात को खत्म करो। उसके बाद में इन इंडिया वी एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों यहाँ पे गवर्न कर रही है, इसलिए ओके ड्यूअल जीएसटी मॉडल में ये लाया गया। और इंडिया में जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई इन 2014। ओके और वो अमेंडमेंट नंबर था 122, वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ, 122nd अमेंडमेंट हुई और यहाँ पे बिल पास किया, और ये जो है अमेंडमेंट बिल 101st अमेंडमेंट एक्ट, ओके ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। अब इसका डिफरेंस समझ लो, बिल प्रेजेंट हुआ, प्रपोजल आया 122 का कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए फॉर जीएसटी पर्पस, और वो जब पास हुआ तो वो 110 था। सर ये नहीं समझा,
मतलब प्रपोजल 122 हो गए, 122 प्रपोजल आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड के, और हमारा अमेंडमेंट 101, मतलब अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अभी तक अराउंड 21 प्रपोजल रिजेक्ट हो गए, और आउट ऑफ 122 में से 101 प्रपोजल एक्सेप्ट हुए। तो प्रपोजल 122 था, लेकिन अमेंडमेंट जब हुई कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो 101st अमेंडमेंट थी। ओके, तो ये पूरा जीएसटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं? ओके, क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या था भाई, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करो और सारे टैक्सेस को एक ही झोली में लेके आओ और उसका एक ही नाम रखो जीएसटी। मतलब ओके, अलग अलग टैक्स लगाने के बजाय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, भाई ये अलग लगा रहा, लोकल अथॉरिटी ऑक्ट्रा लगा रही है, एलबीटी लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वैट और सेल्स टैक्स लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज सर्विस टैक्स लगा रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस थे। ये सारे छोटे छोटे टैक्सेस को ओके अब खत्म करो और एक ही टैक्स लगाओ जीएसटी, और जीएसटी का रेवेन्यू बांटो आप जो भी सेंट्रल और स्टेट में बांटना है। पर ये छोटे टैक्सेस क्यों रखते हो? तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सारे अपने टैक्सेस मर्ज करके ओके पिक्चर में लाया जीएसटी, और जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगाया गया। कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं? ओके, हम रीड कर लेते हैं, आपके स्टडी मैट में दिया है, पर आपको मैं कह दूं ये इंटर लेवल के क्वेश्चन से फाइनल में नहीं आएंगे। सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं? सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सारे एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, हाँ इक्वल्स टू, अब जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं, तो मतलब एसीडी खत्म कर दिया गया और उसके जगह आईजीएसटी लाया गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्विस टैक्स जो सेंट्रल लेवल पे था वो मर्ज कर दिया गया, सीएसटी मर्ज कर दिया गया, और सरचार्ज एंड सेस मर्ज कर दिया गया। तो ये सेंट्रल लेवल के सारे टैक्सेस जो है मर्ज कर दिए गए जीएसटी में। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो वैट, ओके, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन दोज लेविड बाय लोकल बॉडी। हाँ, इसके बारे में आगे हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा अभी समझ लो कि ये ईटी लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और ये एंटरटेनमेंट टैक्स अगर हम देखें तो एक स्टेट का लगता था और एक लोकल बॉडी का लगता था। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जा रहे हो, तो दोस्तों जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो जीएसटी आने के पहले आपको दो ईटी लगते थे, स्टेट का भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था और लोकल बॉडी, समझ लो पुणे का एग्जाम्पल लो तो पुणे के लोकल बॉडी का भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, ऐसे दो दो लगते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम कर दिया। सब्स्यूम मतलब अब जीएसटी आने के बाद वो नहीं लगाया जाएगा, एक आत्मा कर दिया, जीएसटी आने के बाद नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है वो लगेगा, स्टेट का जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो नहीं लगेगा। ओके, जीएसटी लगा तो वो नहीं लगेगा। ओके, पर लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं हुआ, वो आज भी लगता है, आई रिपीट, वो आज भी लगता है। ठीक है, उसके बाद में लग्जरी टैक्स, उसके बाद में एंट्री टैक्स, ओके, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सरचार्ज एंड सेसेस, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 17 टैक्सेस मर्ज कर दिए गए और लाया गया जीएसटी। जीएसटी बेटा ड्यूअल मॉडल में लाया गया, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी जहां अगर यूनियन टेरिटरी होगी, अंडमान निकोबार ले लो, तो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी होगी तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। ओके, और महाराष्ट्र स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा। ओके, चंडीगढ़ यूटीजीएसटी लगेगा। तो आपका अगर स्टेट होगा तो एसजीएसटी, अगर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होगी तो यूटीजीएसटी लगेगा। उसके बाद में जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है? ओके, इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी, यानी ये आपको बेसिक जीएसटी तो लगेंगे प्लस, ओके, बेसिक जीएसटी लगेंगे, लेकिन अगर आपके कुछ लग्जरी आइटम्स है, जैसे लग्जरी कार हुई या फिर पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स, टोबैको हुआ, पान मसाला हुआ, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, और वो लगाया गया जीएसटी कंपेंसेशन सेस, वो लगाया गया जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ओके, इसका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू किसको दिया जाएगा? तो इसका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू यहाँ पे वो स्टेट्स को दिया जाएगा जो स्टेट को लॉस होगा।
लॉस होगा। तो दोस्तों ये था जीएसटी कंपेंसेशन सेस। आईजीएसटी, देखो अगर आपका सप्लाई इंट्रा है, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच लगा रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सप्लाई इंट्रा होगा तो 50% ओके सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी लगता है। मतलब अगर आपका रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगता है। ओके लेकिन अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा, आई रिपीट, आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ओके आईजीएसटी फुल रेट से लगेगा, मतलब अगर आपका रेट 18 होगा तो 18% से आईजीएसटी लगाया जाएगा। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू सीजीएसटी, एसजीएसटी और दूसरा क्या बेटा आईजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, यानी जीएसटी आने के बाद भी लगते हैं। कौन कौन से टैक्सेस? प्रॉपर्टी टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी, वो आज भी लगता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल। तो ये जो टैक्सेस है ये आज भी लगेंगे। रिगार्डिंग टू पेट्रोल और यहाँ पेट्रोल डीजल, तो ये जो टैक्सेस है ओके ये इसके बारे में आगे और चार्ट बनाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तो कस्टम ड्यूटी है बेटा, कस्टम एक्ट उसके लिए पड़ रहा है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर लगती है, जिसे बीसीडी कहा जाता है, और बीसीडी आपके ऊपर लगेगा। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके टैक्सेस नॉट सब्स्यूम, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम अंडर क्या जीएसटी। चलिए हाँ, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा प्रायोरिटी बी में रखना है ना। अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें से ये वाला पार्ट थोड़ा प्रायोरिटी बी पे रखना। अब देखो क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या, समझ लो यू आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओके, और अगर सप्लायर भी महाराष्ट्र का है और रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है तो इसको इंट्रास्टेट माना जाता है। और ये इंट्रास्टेट अगर होता है तो जो भी आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी, लेट्स टेक एग्जांपल 1 लाख रुपीस, तो ये इनवॉइस की वैल्यू जो आपका 1 लाख रुपीस है, इसके ऊपर सीजीएसटी आई अज्यूम 9000 और एसजीएसटी तो यहाँ पे 9000, टोटल कितना हुआ, तो वो टोटल हुआ 1,18,000, टोटल हुआ 1,18,000। तो ये जो एसजीएसटी का रेवेन्यू है ये कौन से स्टेट का होगा, जहां डेस्टिनेशन सप्लाई हुआ है। सीजीएसटी का रेवेन्यू तो सेंट्रल को मिल जाएगा, पर एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा, एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा। ओके तो जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई हुआ उस डेस्टिनेशन का टैक्स उसी जुरिडिक्शनल स्टेट को मिलेगा। ओके अगर गुजरात में ट्रांजैक्शन हुआ तो गुजरात स्टेट को मिलेगा, अंडमान निकोबार में होगा तो अंडमान निकोबार यूटी को उसका रेवेन्यू मिलेगा, जो स्पेशली 50% है। 50% तो सेंट्रल अपना ले लेता है, रिमेनिंग 50% की हम बात कर रहे हैं, और रिमेनिंग 50% की जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट जहां सप्लाई हुआ उसको दिया जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको कहते हैं हम क्या, डेस्टिनेशन। स्पेलिंग वेलिंग नहीं देखना बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट को समझना। ओके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। ओके और इसलिए मैं आपको याद होगा इंटर लेवल पे, इसलिए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज हैं। क्यों स्टेट वाइज है, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसलिए हर डिफरेंट स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ओके तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स होने के वजह से हमारी अलग अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। ओके उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो नेक्स्ट बेटा समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात। अब महाराष्ट्र से सप्लाई हुआ और कहाँ सप्लाई हुआ, गुजरात में। ओके तो यहाँ ये सप्लाई कौन सा हुआ, तो ये सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई हुआ। ओके इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है। अगर वैल्यू मैं 1 लाख ले लूं तो ये 1 लाख जो है उसका आईजीएसटी लग जाएगा, और आईजीएसटी फुल रेट से लगता है, तो यहाँ पे 18,000 आपका आईजीएसटी लग जाएगा। ओके अब
ये 18,000 पूरा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ऑन कॉमन पोर्टल, ऑन जीएसटी पोर्टल आपको पूरा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट को जब आप पे कर रहे हो 18,000, तो ये 18,000 का 50% रेवेन्यू, ये 18,000 का 50% रेवेन्यू ये तो सेंट्रल को जाता है सीजीएसटी में, सॉरी सीजीएसटी नहीं, सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल को जाता है, और 50% रेवेन्यू इसका स्टेट को जाता है। अच्छा, ये आपको देते वक्त तो आईजीएसटी देना पड़ता है, इतना तो ऑफिस में आपने सीखा ही होगा, आपको देते वक्त तो फुल आईजीएसटी देना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉमन पोर्टल जो है, कॉमन पोर्टल उसका 50-50% डिवाइड करती है, 50% सेंट्रल को देती है और आईजीएसटी का 50% स्टेट को देती है। फिर सवाल ये आता है कि आईजीएसटी का 50% कौन से स्टेट को दिया जाएगा, बताओ कौन से स्टेट को दिया जाएगा, सोचो इसके ऊपर। आईजीएसटी का 50% कौन से स्टेट को दिया जाएगा? कौन से स्टेट को दिया जाएगा? तो ये जो 50% आईजीएसटी का है, ये डेस्टिनेशन गुड्स कहां गया? गुजरात, तो ये गुजरात को दिया जाता है, इवन दो सेलर महाराष्ट्र का है, इवन दो सेलर महाराष्ट्र का है, लेकिन ये आईजीएसटी का 50% गुजरात को दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, गुजरात को 50% मिलने से क्या हो जाता है कि समझ लो ये आगे बेच रहा है और आगे गुजरात में बेच रहा है, गुजरात में सीजीएसटी लग रहा है और गुजरात का एसजीएसटी लग रहा है। ओके, आगे समझ लो वो यहां पे हम ले 2 लाख में बेच रहा है, तो 2 लाख में अगर आगे बेच रहा है तो 18,000 लग जाएगा गुजरात में। तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट इधर मिल जाता है गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि ये आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू महाराष्ट्र को नहीं दिया गया। आईजीएसटी इवन दो सेलर महाराष्ट्र का था, लेकिन इसका 50% रेवेन्यू ओके पोर्टल गुजरात गवर्नमेंट को, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गुजरात गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलने की वजह से गुजरात गवर्नमेंट अपने एसजीएसटी में से उसका क्रेडिट देने के लिए रेडी हो जाती है। और ओके, सेंट्रल में तो आईजीएसटी का रेवेन्यू, आईजीएसटी का क्रेडिट सेंट्रल में भी मिलता है और क्या स्टेट में भी मिलता है। तो ये जो हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑफ क्या, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। दूसरा, जीएसटी एक वैट ही है, वैट है मतलब ये भी कोई डबल टैक्सेशन या कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं चलता है, ये भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट देखता है। तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिल जाता है, तो टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन होता है, मेरे साथ अंडरलाइन करते जाना, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन होता है ओके, क्योंकि आपको इसमें भी क्रेडिट मिल जाते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ओके पूरी चेन रहती है टैक्स क्रेडिट की। मतलब क्या, मतलब अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से ओके डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, तो ये पूरी चेन अगर गुड्स की होगी तो हर इस पे आपको क्रेडिट मिलते जाएगा और हर आउटपुट टैक्स में से आपको इनपुट टैक्स के क्रेडिट दे दिए जाएंगे। ओके, तो पूरी चेन में आपको क्रेडिट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। Okay, GST credit is supply in supply chain can claim a credit of GST paid on their purchases। तो यहाँ पे पूरे चेन में क्रेडिट होते हैं और हर सप्लायर अपने परचेस के क्रेडिट अपने सेल्स आउटपुट टैक्स के केस में लेता है। बर्डन इज टैक्स ऑन फाइनल कंज्यूमर, पूरा टैक्स का बर्डन ओके मतलब वो बर्डन शिफ्ट होते रहेगा मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, जब तक B2B चालू है, मेरे वर्ड सुनना, जब तक B2B ट्रांजेक्शन चालू है बर्डन शिफ्ट होते जाएगा एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, ये भी उसका एक प्रिंसिपल है। एंड अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट ओके, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू एडेड टैक्स है, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन जिसमें आपको क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए ओके यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं होते हैं और कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, अगर आया क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये नो डाउट बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स है, कंटिन्यूअस पूरे चेन में मैन्युफैक्चर से लेके रिटेलर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक, तो मैन्युफैक्चर से लेके रिटेलर तक पूरा क्रेडिट चेन चलेगा, आपको इसमें इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिल जाते हैं, बर्डन पूरा फाइनल कंज्यूमर पे चले जाता है और यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे बट प्रिंसिपल्स ऑफ क्या जीएसटी।
चलो एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो आप, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे वीडियो में सिर्फ क्लिप रहेगी ब्रेक की 1 मिनट की, ओके, पर आपको लेना है तो आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। डन।